छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के जरिए पार्टी भूपेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएगी। देखिए वोट, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। इतिहास गवाह है, सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में राजनीतिक यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है। मौजूदा चुनावी साल को राजनीतिक यात्राओं के रूप में भी जाना जाएगा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन ने विभिन्न यात्राएं की हैं। इसमें किसान जोड़ो यात्रा, युवाओं को जोड़ने यात्रा, पीसीसी चीफ का कोंडागांव से दंतेवाड़ा तक की यात्रा शामिल है। इसी कड़ी में अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। कांग्रेस इसमें मोदी सरकार की नाकामी और भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। वहीं बीजेपी इस यात्रा को कांग्रेस सरकार की नाकामी छुपाने वाली यात्रा बता रही है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस की ये पद यात्रा पूरे प्रदेश में 2 महीने तक चलेगी। यात्रा में राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियां, खास करके महंगाई और बेरोजगारी के मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे। साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे। कांग्रेस के नेता भूपेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाएंगे। नुक्कड़ सभा के माध्यम से जिन उद्देश्यों को लेकर राहुल गांधी चल रही हैं, उन उद्देश्यों को जनता को बताएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में हाथ पैर तोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, जो आदिवासी जनजाति संस्कृति है, उस पर हमला किया जा रहा है। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश की जनता को रासुका का डर दिखाया जा रहा है कि वो अगर हाथ जोड़ो की बात करते हैं तो ये बेईमानी है। ये कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियां और राज्य की भूपेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की कारगुजारियां से तंग जनता उनसे हाथ जोड़कर बख्श देने की अपील कर रही है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा और दिशा निर्देश देंगे और एक बृहद कार्यक्रम है। माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की नाकामियां, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे, नुक्कड़ सभा और हर घर जाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो आप लोग। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में तत्कालीन रमन सरकार के खिलाफ खूब पदयात्रा कर पसीना बहाया था, जिसका परिणाम 15 साल बाद सत्ता में वापसी के रूप में मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस को फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए कितना कारगर साबित होती है, या फिर बीजेपी के आरोपों के अनुरूप जनता इनसे हाथ जोड़ लेती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता देवलाल ठाकुर हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पीसी रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। देवलाल जी आपका भी स्वागत है, धनंजय जी आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, आपकी पार्टी 4 साल से सत्ता में है। बीजेपी कह रही है कि जनता आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से हाथ जोड़ना चाहती है क्योंकि वो आपके शासन से खुश नहीं है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है आपकी सरकार पर। देखिए विजेंद्र जी, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है
और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही प्रदेश में, उस दिन से भाजपा के नेता डरे हुए, घबराए हुए हैं। इसका कारण समझिएगा, क्योंकि जो 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामी रही है, जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के एक अभूतपूर्व संकट से देश गुजर रहा है, रोजगार नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त पर जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल में देश के ऊपर 143 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और कल की ही खबर थी, देश की कुल संपत्ति में मतलब जो 70% जनता की जो संपत्ति है, उसके उतनी संपत्ति के बराबर 2 लोगों की संपत्ति है, यानी 40% संपत्ति 1% लोगों के पास में। ये नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता है। मतलब गरीब आदमी और गरीब हो गया, गरीब आदमी भुखमरी की ओर चला गया, और जो पूंजीपति थे, जिनके चौकीदारी करते हैं, उनकी संपत्तियां बढ़ गई है। और भारत जोड़ो का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ता है कि मुसलमानों के पास जाइए, क्रिश्चियन के पास जाइए, क्योंकि अब तक तो भाजपा के नेता इन जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनको तो देश के खिलाफ मानते आ रहे थे ना, उनके खिलाफ हमेशा से गलत बात करते रहे, उनको अपमानित करते रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो का असर है। वही स्थिति हाथ जोड़ो में है, क्योंकि 15 साल की जब सत्ता रमन सरकार की रही है, जो कमीशन खोरी के लिए जाना जाता है, जो किसानों के आत्महत्या के लिए जाना जाता है, जिनके कार्यकाल में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए, जिनके कार्यकाल रमन सिंह के कार्यकाल में गरीबों के चावल में चोरी हुआ, जिनके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार बेचा गया, और प्रदेश की जनता 2018 में भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा दी और 18 सीट जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ देवलाल प्रदेश की जनता के सामने भाजपा के आरक्षण विरोधी चरित्र भी जाएगा। धनंजय जी बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, रईस और ज्यादा रईस होता जा रहा है, जो संसाधन है जिस पर सबका हक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो अमीरों की बढ़ रही है, गरीबों की तादाद लगातार बढ़ रही है, देश पर कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है आपकी सरकार के रहते हुए। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस को तो इस पर बोलने का हक ही नहीं है। जब से 70 सालों से कांग्रेस थी, गरीबों को लूट ही रही थी, गरीबों के नाम से गरीबों के छलावा किया गया। आज आप इनका उदाहरण ही दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री की जो बहुत ही अच्छी योजना थी, जो उनके मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास के तहत छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के सर में छत बनना था, वो छत सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार राज्यांश नहीं दे पाई। अगर गरीबों की बात करती है तो सबसे पहले उनका घरों को बनवाना था। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री हैं जो टीएस सिंहदेव, उन्होंने ही ये पत्र लिखकर उस ग्रामीण एवं पंचायत विभाग से ही इस्तीफा दे दिया कांग्रेस कि मुझे आत्मग्लानि हो रही है कि मैं गरीबों के सर पर छत बनने के लिए राज्यांश की राशि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी हाथ जोड़ने की स्थिति तो आ गई है। अब हाथ जोड़ना ही है तो आदिवासी समाज से जोड़ो, जिनका 32% आरक्षण छीन लिया। हाथ जोड़ना ही है तो आदिवासी समाज से जोड़ो, जिनकी संस्कृति छीनने पर आप आमादा हो। और ये कांग्रेस के लोग पहले ये तय कर ले कि छत्तीसगढ़ में कौन सा संस्कृति चाहते हैं। आदिवासियों की संस्कृति को छीन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वासियों की संस्कृति को छीन रहे हैं। आखिर ये छत्तीसगढ़ में करना क्या चाहते हैं? इन्हीं से जैसे कानून लाए इन्होंने, आखिर ये किनको संरक्षित करने के लिए कानून ला रहा है? क्या धर्मांतरित करने वाले को, मतांतरित करने वालों को संरक्षित करने के लिए कानून ला रहा है? कांग्रेस के लोग चाहते क्या है कि सारे आदिवासी मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती छोड़ दे, अपने देवी देवताओं को छोड़ दे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना होगा कि आखिर कांग्रेस के लोग चाहते क्या है? अगरबत्ती जलाना चाहते हैं या मोमबत्ती जलाना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति को छेड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। तमाम आरोप आपकी सरकार पर लगाए। उन्होंने बोला कि 32 से 20% आरक्षण हो गया आदिवासियों का, उसके लिए आपसे हाथ मिलाएं, या जनता में ये भ्रम है कि वो मोमबत्ती जलाए या अगरबत्ती जलाए? देखिए, असल मायने में भाजपा के प्रवक्ताओं को ज्ञान की कमी है। आप देखेंगे 15 साल तक छत्तीसगढ़ में आरएसएस और भाजपा की सरकार थी, जिसके मुखिया रमन सिंह थे। नारायणपुर के 20 गांव 2007 में एक युवा आके प्रेस में बोलता है 2007 की घटनाओं को लेकर कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। 2007 में कौन था मुख्यमंत्री भाई? आरएसएस का मुख्यमंत्री था डॉक्टर रमन सिंह जी। और जिन गांवों में, उन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में
जहां पे बूढ़ा देव की पूजा होती थी, जहां पर प्रकृति की पूजा होती थी, जहां पे पथलगढ़ी जैसे कार्यक्रम का आयोजन होता था आदिवासी संस्कृति के अनुसार, उस जगह चर्च बना तो रमन सरकार में बना, जहां पे ईसा के मानने वाले लोग नहीं थे। 15 साल में आरएसएस और रमन सरकार के संरक्षण में वहां के 90% लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये किस मुंह से बात करेंगे? ये अपने आप को आदिवासी नेता बताते हैं। और सुनिए, जिस दौरान रमन सिंह ने गरीब आदिवासियों के जमीन को बंदूक टिकाकर छीना था, 1700 आदिवासी परिवार का जमीन किया। ये किस मुंह से आदिवासी चिंता करते हैं? आदिवासियों का पेशा के नियम 15 साल में रमन सरकार ने नहीं बनाया था। आदिवासी जो निर्दोष थे उनको नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया। मीना खलको के साथ रेप की घटना हुई, आदिवासी बेटियां थी। जलियामारी में जो आदिवासी बालिकाएं थे उनके साथ रेप की घटना हुई। और भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं को शर्म नहीं आई, ना तो नंदकी राम कंवर को, ना तो नंद कुमार शाह जी को, और स्वयं देवलाल ठाकुर जी भाजपा ज्वाइन किए, इनको भी। तो ये किस मुंह से आदिवासी बात करेंगे? भू संशोधन विधेयक रमन सिंह ने लेकर आया था, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध किया था। ये आदिवासियों के नेता नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट हैं, जो आदिवासियों को छलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये 70 साल की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो बनाया ना, उसको नरेंद्र मोदी जी कौड़ी के भाव में बेच रहे अपने मित्रों को। क्या गरीबों को लूटना है? क्या ट्रेन चलवाना? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में ट्रेन चलवाई। क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है सब गरीबों से लूटा जाएगा? कांग्रेस की सरकार ने बीएसपी का प्लांट बनवाया, तो क्या गरीबों को लूटने का काम है जिसको नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं? बालकों का प्लांट, तो क्या गरीबों को लूटने का काम है जिसको नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं? बालकों का प्लांट कांग्रेस की असल मायने में गरीबों पर दूध में टैक्स लेने का नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गरीबों को जो कांग्रेस की सरकार जो है 411 गैस का सिलेंडर देती थी, उसको नरेंद्र मोदी जी 1153 रुपए दे रहे हैं। गरीबों को कांग्रेस की सरकार ने 10 किलो चावल देने के लिए जो राइट टू फूड का जो कानून लाया था, उस कानून का भी उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5 साल में डंडी सरकार है केंद्र में महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपने घी पर टैक्स लगा दिया, आपने दही पर टैक्स लगा दिया, पनीर पर टैक्स लगा दिया, बेरोजगारी बढ़ गई है, आप नौकरी देने में अक्षम है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था आपने हर साल, वो नौकरियां कहां गई है? वो सारे जवाब आपको देने होंगे देवलाल जी। देखिए, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। नौकरियां तो इन लोग नहीं दे रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है इनकी। ये लोग जब अपनी नौकरी की बात आती है तो बेरोजगारी दर गिनाते हैं। इन लोग को मालूम ही क्या है नौकरी के लिए। और इस देश में, अरे देश में तो लोगों को फक्र होना चाहिए। और आप अपनी नेता की बात सुनिए, राहुल गांधी का, पप्पू का, मेरे तो गुरु है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। सुने कि नहीं सुने? आप सुने कि नहीं सुने हो कि राहुल गांधी जी ने आपका जो वो है, उन्होंने कहा क्या? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो हमारे गुरु है। तो इस चीज को समझिए। आज कांग्रेस के लोगों ने 70 सालों में जो देश को लूटा है, एग्जैक्ट फिगर मांग रहे हैं, आप बताइए कितनी नौकरियां दी है केंद्र सरकार ने? आदिवासियों की बात कर रहे हो। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया है, आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डालकर उनके मेहनत पसीने की कमाई को एक जाम गांव में आप लोगों ने आदिवासियों के पैसे से उद्योग लगाया है। इस मुख्यमंत्री को माफी मांगना होगा। जिस प्रकार से सफेदा लगाकर ये राजनीति में आए हैं, आदिवासियों के पैसे में सफेदा मत लगाए। यहाँ के मुख्यमंत्री सफेदा वाला मुख्यमंत्री आपका कूटरचित दस्तावेज पेश करता है, आरक्षण के मामले में कूटरचित दस्तावेज पेश किया है, देश को घुमाने का प्रयास कर रहा है। देवलाल जी, धनंजय ठाकुर आपसे पूछ रहे हैं कितनी नौकरियां दी है जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें रायपुर से, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मोहम्मद सिराज को, तमाम क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद हैं।
रायपुर पहुंच चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम। फैंस में खासा उत्साह है, मैच होने जा रहा है रायपुर में। विराट आगे का अरे 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 छोड़ तू छोड़ यार छोड़ छोड़ो भाई, ये तो उधर जाना। कोहली नहीं आया ना भैया। खिलाड़ी है यही है कि आने वाले जो मैच होगा वो बेहतर होगा। देखिए पहले क्योंकि 4 बस यहाँ पे लगी है। आपको बता दें, नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये खिलाड़ी आपको बता दें कोर्टयार्ड मैरियट के लिए रवाना होंगे। दोनों ही टीमें 20 जनवरी को अभ्यास करेंगी। इसके बाद दूसरे दिन वनडे मैच शुरू होगा। तो ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। टीम की बात करें तो कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे इस मैच में। तो फैंस में उत्साह देखा जा सकता है। कल जो मैच हुआ है उसमें शुभमन गिल ने 200 रन बनाए हैं और क्लोज मैच था भारत ने जिसमें जीत दर्ज की है। चले वॉक थ्रू करते हैं। रोले भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रायपुर पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले फ्लाइट लैंड की थी, उसके बाद एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी बाहर आ गए हैं और ये पहली बस जो दिख रही है इसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी हैं। ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे यानी फ्रंट सीट पर रोहित शर्मा जो भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में क्रिकेट के प्रशंसक, विराट कोहली के प्रशंसक, रोहित शर्मा के प्रशंसक और तमाम भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये देख सकते हैं पहले रोहित शर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके पीछे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सनी, सभी दो टीम के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बस यहाँ से जो बस है वो रवाना होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच होटल कोर्टयार्ड मैरियट लिया जाएगा और यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है विराट कोहली, माफ करिएगा, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। उसके बाद बाकी खिलाड़ी, गेंदबाज है, बल्लेबाज है, शुभमन गिल को हमने देखा और कुछ देर में यहाँ पर बस निकलेगी, होटल कोर्टयार्ड मैरियट ले जाया जाएगा। वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जैसे ही बस के बगल में आप देख सकते हैं वो प्रशंसक, क्रिकेट के प्रशंसक मौजूद हैं बड़ी संख्या में। एक के हाथ में पोस्टर दिख रहा है विराट कोहली का, उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का का फोटो है। इसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी का फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा। बस यहाँ से बस रवाना होने वाली है। इस बस के बाद दूसरे बस में जो न्यूजीलैंड के तमाम खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डेविन कॉनवे की बात की जाए,
टीम साउथी की बात की जाए तो टीम के कप्तान है, इसके अलावा टेम लॉथम, ब्रेसवेल, तमाम जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो भी दूसरे बस पर मौजूद है। पहले बस में देखिए तस्वीर में साफ देखा जा सकता है रोहित शर्मा अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं दर्शकों का, उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया है, हाथ हिलाकर अभिवादन किया है रोहित शर्मा ने। बड़ी संख्या में यहाँ पर क्रिकेट के प्रशंसक पहुंचे थे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये शुभमन गिल को आप देख सकते हैं, और मोहम्मद सिराज और तमाम जो खिलाड़ी, मोहम्मद समीर, जितेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव पीछे बैठे हैं। तो भारत टीम की बस यहाँ पर निकल चुकी है। दूसरे बस में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी डेविन कॉनवे और उसके बाद टीम साउथी पीछे बैठे हुए हैं, और तमाम खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड टीम के ये खिलाड़ी हैं, उनकी बस यहाँ से रवाना हो रही है। ये डेविन कॉनवे को आप देख सकते हैं, डेविन कॉनवे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके पीछे टीम साउथी और तमाम जो न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से दूसरा जो बस है वो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद इस बस के बाद पूरी फॉलो गाड़ी पुलिस की है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच उनको होटल मेरियट ले जाया जाएगा। देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं बड़ी संख्या में प्रशंसक। तो 21 जनवरी को जो मैच होगा उसको लेकर जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो काफी उत्साहित हैं। आज दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कल से प्रैक्टिस सेशन दोनों टीम के खिलाड़ी शुरू करेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संवाददाता हेमंत का, जो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। 21 तारीख को मैच खेला जाएगा रायपुर में। चर्चा में फिर से लौटते हैं, हमारे साथ बने हुए हमारे खास मेहमान धनंजय ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। राहुल गांधी की यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक यात्रा निकाल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। 2 महीने की ये यात्रा है, आपके हिसाब से ये यात्रा कितनी कारगर साबित होगी? जी, यात्रा तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर पे जो यात्रा निकली है उसी तरह पे निकल रही है। तो इस यात्रा को लेकर के बहुत उत्सुकता है। इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस संगठन में फिर से एक बार संगठन को निचले स्तर तक चार्ज करने की कोशिशें हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनावी वर्ष को ध्यान में रख के ये यात्रा का आयोजन कर रही है, ताकि नीचे स्तर तक के उसकी जो कार्यकर्ताओं तक के पहुंच एक बार जीवंत हो सके। और वो उचिता ही इस प्रयोग से पूरा प्रदेश में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी, यही प्रतीत हो रहा है। और हो सकता है कि सरकार की जो अब तक की रही है परफॉर्मेंस जो रहा है उसको लेकर के टेस्ट भी हो जाएगा सरकार के लिए। ठीक जी, रुक करेंगे धनंजय ठाकुर का। धनंजय जी, आपकी पार्टी यात्रा निकाल रही है, कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा को बहुत ज्यादा सफलता मिली है, उसका एक्सटेंशन मानी जाएगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। बीजेपी कह रही है कि जनता तो आपसे हाथ जोड़ना चाहती है क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल मायने में भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध कर रही थी और वैसे ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है, क्योंकि इन दोनों यात्रा के माध्यम से आरएसएस और भाजपा जो नफरत की राजनीति करते थे, जो धर्म से धर्म को लड़ाने का षड्यंत्र रचते थे, जो जात से जात को लड़ाने का षड्यंत्र रचते थे, और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नाकामी है उसे पर्दा करना चाहते थे, उसका पर्दाफाश पूरा हो चुका है। आपने देखा ना भारत जोड़ो यात्रा की सफलता किस प्रकार से लोग आकर खुलकर इस मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये आजादी के बाद पहली केंद्र में बैठी सरकार है जो दूध पर, जो गरीबों का दूध जो है उस पर 5% का जीएसटी ले रही है। ये जिन गरीबों को हवाई यात्रा का सपना नरेंद्र मोदी ने दिखाया था कि उनकी सरकार बनेगी तो गरीबों जो हवाई चप्पल जो पहनते हैं उनको हवाई यात्रा करवाया जाएगा। आज स्थिति है कि हवाई चप्पल पर भी 8% जीएसटी लेने का नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आपने पूरा देश में देखा होगा जितेंद्र जी, जब देश आजाद हुआ उसके बाद कभी भी कापी, पुस्तक, पेन ऐसे जो वस्तु है, स्टेशनरी सामान जो बच्चों के पढ़ाई के काम आता है, इस पर कभी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर भी 5% टैक्स ले रही है। दवाइयां जो जरूरी दवाइयां है, जिससे कैंसर की दवाइयां है, टीबी की दवाइयां है या शुगर की दवाइयां, अन्य प्रकार की दवाइयां हैं,
इस महंगाई के चलते उसके दाम में 30% की वृद्धि हो चुका है। मनमोहन सिंह की सरकार जो है पेट्रोल पर जहां वो 9 रुपए और डीजल पर जब 3 रुपए 48 पैसा एक्साइज ड्यूटी लेती थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको बढ़ाकर 33 रुपए और 32 रुपए लेने का किया और आज में 19 से 15 रुपए ले रहा है। तो नरेंद्र मोदी ठाकुर साहब, जो नाकामियां है, मैं रुक करूंगा पीसी रथ साहब का। रथ साहब, हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियां यात्रा निकालती है, उससे हवा का रुख जानने की कोशिश करती है। आपको क्या लगता है कि यात्राओं का कितना महत्व होता है? चुनाव जब जब आते हैं यात्राएं शुरू हो जाती हैं। जी, यात्राएं तो टीम को, अपनी टीम को, जो वर्किंग टीम होती है पॉलिटिकल पार्टियों की, उसको फील्ड तक ले जाने का एक जरिया होती है जी। चुनाव में डायरेक्ट तो वो बाद में चुनाव की घोषणा होने के बाद, लेकिन उसके पहले जनता से संवाद करने का ये एक अवसर होता है। तो अपनी पार्टियों के जो नियम है, अपनी पार्टियों का अचीवमेंट है, अपनी पार्टी के जो सिद्धांत है, वो सबको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती है राजनीतिक पार्टियां के जरिए। अब भारत में तो नमक आंदोलन की जो यात्रा गांधी जी ने जो की थी, दांडी की यात्रा, तो एक तरह से ऐतिहासिक यात्रा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो यात्रा समय निर्धारित किया गया है और इस समय में क्योंकि आगामी वर्ष है ही, 2023 में चुनाव होने ही है इस वर्ष, तो उसके लिए अपने आप संगठन को मजबूती देने की कोशिश करेंगी पार्टियां जो है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीसी रथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे देवलाल ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक दल यात्राओं के जरिए वोटर तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ये बात अलग है कि यात्राओं और रैलियों में दिखने वाली भीड़ वोटों में तब्दील हो, ये जरूरी नहीं। खैर, अभी के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।